रमनपुर गांव में बरसात का महीना पूरी तरह से आ चुका था। बारिश लगातार धरती पर बरस रही थी। चारों तरफ बारिश की तप तप और बहता हुआ पानी था। सुनीता, सरकार की तरफ से गांव में बहुत राशन आया है, ट्रक भर के राशन आया है, मगर मुखिया जी राशन पता नहीं क्यों नहीं बांट रहे हैं। हमारा क्या होगा राहुल, बच्चा भी धोखा है और राशन भी नहीं रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं सुनीता, अब और नहीं तो बारिश रुकते ही मैं खुद जाऊंगा मुखिया जी से पूछने कि वह राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ राहुल, बात करो वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। मुखिया धनी सिंह अपने नौकर के साथ बैठा बात कर रहा होता है। अरे सरपंची, इस बार बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कब से छम छम बरस रही है। तो बोले थे बारिश, उससे हमें क्या, हमारे पास तो कितना राशन है कि 3 महीने तक भी बारिश हो तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो है सरपंच जी, सरकार की तरफ से जो राशन आया था उसका तो पहाड़ जैसा लगा है। आपने कुछ भी गांव वालों को नहीं बांटा और कुछ तो आपने बेच भी दिया। हाँ, यही तो मेरी समझदारी है कि कुछ अच्छा गरीबों को देना है, उतना ही तो ज्यादा देकर उनकी नीयत खराब मत करो। जो गुस्सा है इसमें हमारा हमारा फायदा होगा और बच्चा हुआ हमारे तुम्हारे लिए है। तभी तो हम आपके पास बैठे हुए हैं और बारिश के मजे ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं। चिंता नाम की कोई चीज भी नहीं है। इस बार मैंने एक और चीज सोची है, चला की भारी योजना, जिससे और भी ज्यादा राशन बचेगा। बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है। राहुल अपने दोस्त रवि के घर जाता है। अरे राहुल भाई, क्या हुआ? बारिश अभी अभी रुकी और आप सीधे मेरे घर चले आए। अमन भाई, तुम तो जानते हो कि कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और राशन भी बिल्कुल नहीं बचा है, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। बात तो सही कह रहे हो राहुल भाई, हमारे घर की हालत में कुछ अलग नहीं है। कल बच्चा कूचा आटा कैसे भी करके पकाया था, आज तो जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब और इंतजार नहीं कर सकता भैया, बारिश भी रुक गई है और रास्ते भी साफ हो गए हैं। चल के पूछते हैं मुखिया जी से कि राशन का क्या हुआ, कब तक हम भूखे बैठे रहेंगे। तुम्हारी बात में दम तो है राहुल भैया, राशन तो बहुत पहले ही आ गया था, मगर मुखिया जी ने बांटा नहीं। चलो अपनी हक की आवाज उठाते हैं। सही कहा भैया, अब चुप बैठने का समय नहीं है, कुछ गांव वालों को और लेते हैं और मुखिया जी से पूछते हैं कि कब मिलेगा, कहीं वह कहाँ। राहुल और अमन दोनों मुखिया के घर जाते हैं। अरे राहुल और अमन, तुम दोनों अचानक मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? अब मुखिया जी, छुपाने का समय नहीं है, हम सीधे आपसे सवाल करने आए हैं। जो सरकार की तरफ से राशन आया था वह आप बात क्यों नहीं रहे हो? हाँ मुखिया जी, अब बारिश भी रुक गई और रास्ता भी साफ हो गया, बहाने का कोई मतलब नहीं। आप राशन बात क्यों नहीं रहे हो, राशन दबा कर बैठे हो। राशन कैसा राशन? सरकार की तरफ से सॉफ्टवेयर पर कह दिया गया है जब तक बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक राशन नहीं भिजवाया जाएगा। मुखिया जी झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। ट्रक आया था और माल गोदाम में लगाया गया था और कुछ लोगों को चुपके से बांटा भी गया था और कुछ बेच भी दिया गया। अरे भाई, मैं तुम लोगों। राहुल, क्या हुआ? मुखिया जी में राशन दिया या नहीं? मुखिया उन दोनों की एक में सुनता और घर से बाहर निकाल देता है। राहुल, क्या हुआ? मुखिया जी में राशन दिया या नहीं? नहीं सुनीता, मुखिया जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कोई भी राशन भेजा नहीं गया है। क्या ये कैसे हो सकता है? सरकार तो शुरुआत के महीने में ही राशन भेज देती है।
और सुनीता मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे मुखिया जी हमसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ लेकिन क्यों राजू, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए अभी बहुत मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पता नहीं सुनीता, गरीबों जिंदगी में तुम्हें आंसू और बेबी होती है, जब तक वोट चाहिए होते हैं तब तक सभी गरीबों के घर आते हैं। तभी विशाल के घर सेठ जी आते हैं पैसे वसूल करने। अरे विशाल, तूने जो कर्जा लिया था पिछले साल वह अब तक चुकाया नहीं, मेरी भी तो कोई लिमिट है ना। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। बारिश ने फसल खराब कर दी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे तेरे भूखे पेट से क्या लेना देना, मैं तुम्हारा भूखा पेट भरने नहीं आया हूँ, अपना पैसा लेने आया हूँ। तुझे तो पता है कागज पर साफ लिखा है, रकम समय पर ना चुकाई गई तो घर जब्त कर लिया जाएगा। सेठ जी मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, मुखिया जी ने भी राशन देने से मना कर दिया। अगर आप मेरे पास से यह छत भी छीन लोगे तो मैं अपने बीबी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, उससे मुझे क्या मतलब, जंगल में जा या नदी किनारे सो या पुल के नीचे सो, जब तू मेरी रकम नहीं दे सकता तो तूने इस घर का हक खो दिया। सेठ जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? गरीबी क्या इतनी बुरी है कि हमारे पास रहने को एक छत भी नहीं है? सेठ विशाल और आरती को घर से बाहर निकाल देता है। विशाल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? घर भी छिन गया, बच्चों का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो आरती है, मैंने सब सोच लिया है। मेरा एक दोस्त है कमल, वह बहुत अच्छा इंसान है, हम उसके घर जाएंगे। जब हमसे सबने मुंह मोड़ लिया था तब भी वह हमारे साथ था, वह हमारी इतनी बारिश में जरूर मदद करेगा। सच कह रहे हो ना विशाल, मैं बहुत डर रही हूँ। हम इतनी बारिश में क्या करेंगे? हम कहीं बारिश में बह ना जाए, बच्चों का क्या होगा? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो जल्दी करो, अगर अभी नहीं जाएंगे तो बारिश की वजह से रास्ता ही बंद हो जाएगा, जल्दी करो। विशाल और पूजा दोनों चमन के घर जाते हैं मदद मांगने। चमन और चमन, क्या तुम अपने घर पर हो? जाकर देखो, कोई आया है? इतनी बारिश में वह मदद मांगने ही आया होगा। अरे विनीता, इतनी बारिश में और कौन आया होगा? विशाल ही मेरा दोस्त आया होगा, वह इतना पहले से ही परेशान है। तो सुन लो जी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि उसे फर्नीचर की तुम कोई मदद नहीं करोगे। वह हर वक्त रोता रहता है, हर बार मुसीबत लेकर आता है। विनीता, वो आज सच में मुसीबत में होगा, उसे घर से निकाल दिया गया है, उसके साथ बच्चे भी हैं और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, कम से कम एक रात की तो शरण दे सकते हैं ना। और हमारा क्या इस बार? हमें भी मुखिया जी ने राशन नहीं दिया है, हम पहले से ही परेशान हैं, हमारे पास भी कुछ खाने को नहीं है। तुम्हें लगता है हम किसी और का पूछ उठा सकते हैं? विनीता, वह मेरा बचपन का दोस्त है, जब मैं बीमार पड़ा था तो सबसे पहले भाग के वही आया था, क्या मैं उसकी मदद ना करूं? सुनो जी, तुम उसे साफ साफ मना कर देना, ना हमारे पास खाना है और ना ही जगह। चमन अपने घर से बाहर आता है। अरे भाई चमन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है और यह बारिश, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में बना दे सकते हो? विशाल भाई माफ करना, मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, विनीता के मायके वाले यहाँ रहने आए हैं, हर कोना भरा पड़ा है। यह क्या तू कह रहा है चमन? जब तेरा बुरा वक्त था तो मैं साथ दिया, जब तू बीमार पड़ा तो हर वक्त में तेरे साथ रहा, खाना बनाया, दवाएं लाइन, आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो तू मुंह मोड़ रहा है। जो तू कह रहा है वह सच है विशाल, मगर मेरे बस में कुछ नहीं है। मेहमान पहले से ही घर पर है और ना घर में सोने की जगह है और ना बैठने की। अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरी मदद जरूर करता, इसीलिए मुझे बहुत अफसोस भी है। मतलब अब मेरे लिए जगह नहीं बची, ना दुनिया में ना अपनों के दिल में।
विशाल, मैं तेरा दर्द समझता हूँ मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बारिश तेज हो रही है, तू कहीं और कोशिश कर ले, कोई और तुझे है ऊपर वाले, अब तो तू। इतना बोलकर चमन अपने घर चला जाता है। विशाल जंगल की तरफ चल देता है। विशाल जंगल में पहुंचकर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। है ऊपर वाले, अब तो तू ही मेरी मदद कर। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, बारिश में भीग के मेरे बच्चे मर जाएंगे। ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद। तभी उन दोनों को पेड़ में से आवाज सुनाई देती है। विशाल और आरती, तुम दोनों मुझसे डरो मत। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सुन सकता हूँ, सोच सकता हूँ और बोल सकता हूँ, और जरूरतमंदों की मदद भी कर सकता हूँ। जादुई पेड़, ऐसा सिर्फ मैं कहानियों में सुना था, आप तो सच में बोल रहे हैं। हाँ आरती, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। तुम दोनों थक गए हो और डर रहे हो, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम आपके अंदर रह सकते हैं जादुई पेड़ जी? शांत विशाल, मैं तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी जगह दूंगा जहां तुम बाहर की दुनिया से अच्छे से रह सकते हो। सुरक्षित और शांत वातावरण, मीठी हवा, सुगंधित खुशबू, रहने लायक सुंदर जगह। अब हम राहत भरी सांस ले सकते हैं। आपने तो मुझे एक नई जिंदगी दे दी है और हमारे परिवार को मरने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़ जी। इधर गांव में बारिश और तेज हो चुकी थी। तेज हवा और छमछमती बारिश में सबकी मुसीबत बढ़ा रखे थे। गांव की चौपाल में सबका जमावड़ा लगा था। अरे बेटा, यह बारिश रोकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है जैसे बादल हमारे गांव से नाराज ही हो गए हैं। सच कह रहे हो चाचा, बारिश में तो जीना हराम कर रखा है। हमारे खेतों में इतना पानी भर गया है कि सारी फसलें बर्बाद हो चुके हैं, और हमारे घरों में भी पानी घुस चुका है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमें गांव में नहीं रहना चाहिए। अब गांव में बचा ही क्या है? हम क्या करेंगे और क्या कहेंगे? आप ये क्या कह रहे हैं चाचा? हम गांव में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा सब तो गांव में ही है, घर और जमीन, खेत, परिवार सभी तो यही है, और इसे छोड़कर हम जाएंगे भी कहाँ? देखो रामू, समझने की कोशिश करो। अभी हमारी जान बचाना जरूरी है। अगर हमारी जान रहे तो हम खेत घर दोबारा मेहनत करके बना लेंगे। अगर हमारी जान ही नहीं रही तो हम खेत और घर का क्या करेंगे? अभी हमें अपनी जान बचाने हैं, यहाँ से हमें जाना होगा। हाँ चाचा, ठीक कह रहे हैं। मैंने आज स्कूल की बिल्डिंग देखी जिसकी छत गिर चुकी है और दीवारों में दरार पड़ चुकी है। राशन की दुकान में भी पानी घुस चुका है, और मुखिया जी अब कुछ बात भी नहीं रहे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है अब जो बचा है वह सिर्फ खास लोगों के लिए है। मुखिया जी को तो शर्माने चाहिए। जब जरूरत है तब पता नहीं कहाँ है। बच्चों को दूर तक नहीं मिल रहा है। अब न जाने हमारा क्या होगा। तभी तो क्या बताऊं विशाल बेटा, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। किसी की छत उड़ गई तो किसी की दीवार टूट गई, वरना हमारे पास खाना बचा है और ना कोई सहारा। तो हमने सोचा कि जंगल की तरफ चले तो वहाँ कोई ना कोई सहारा हमें जरूर मिल जाएगा। सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें विशाल का जादुई पेड़ दिखता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी विशाल बाहर आता है और कहता है, चाचा जी और विनोद, तुम लोग इतनी छोटी से पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? जंगल में आना बहुत मुश्किल था। लगता है गांव में बहुत भयंकर बारिश हो रही है। क्या बताऊं विशाल बेटा, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। किसी की छत उड़ गई तो किसी की दीवार टूट गई, वरना हमारे पास खाना बचा है और ना कोई सहारा। तो हमने सोचा कि जंगल की तरफ चले तो वहाँ कोई ना कोई सहारा हमें जरूर मिल जाएगा।
अरे चाचा जी, आप मुझसे बड़े हैं और हमारे अपने हैं, जब तक हमारा दम चलेगा तब तक आपकी मदद करेंगे। ये पेड़ घर झोपड़ी सभी तो आपके ही हैं, आप जितना दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकते हैं। लिए चाचा जी अंदर आए। बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ रहने के लिए झोपड़ी है और छत है और दीवार है, यहाँ सभी कुछ है और बारिश से बचाव भी है, बस एक चीज की कमी है, खाने की। सरपंच जी समझने की कोशिश कीजिए, सारा गांव खाली हो गया है, हर तरफ से बारिश का पानी हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है, हमारी जान को खतरा है, हमें भी गांव छोड़कर जाना होगा। लेकिन मैं क्यों जाऊं यहाँ से, मेरा घर अभी भी ठीक है, ना कोई दीवार में डरा रही है और मेरी छत भी ठीक है। गांव वाले इसलिए चले गए क्योंकि उनके पास पक्का घर नहीं था, मेरा घर बहुत मजबूत है और मेरे पास भरा हुआ राशन भी है, तो मैं क्यों छोड़ कर जाऊं। मुखिया जी, बात दीवारों की नहीं है, बल्कि यह तो प्राकृतिक आपदा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, नदियां भी तूफान पर है, बाढ़ में आकर आपका घर बह गया या आपकी छत गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। शायद तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी दीवारों पर इतना भरोसा करने लगा था कि ऊपर वाले का संकेत भी नहीं समझ पा रहा था, लगता है कि मुझे ऊपर वाला नाराज है, तभी तो सारा गांव खाली हो गया और मैं अकेला रह गया। चलिए मुखिया जी, यह वक्त अपनी जान बचाने का है, अगर आप रहेंगे तो गांव फिर से बस जाएगा, अगर आपको कुछ हो गया तो दोबारा गांव नहीं बन सकता है। चलो बेटा, मैं भी यह गांव छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम एक वादा करो मुझे कि बारिश रुकने के बाद हम फिर से ये गांव बस आएंगे, एक एक ईंट लगाकर दोबारा अपने हम घर बनाएंगे।